नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है और ऐसा नहीं है, पूरे देश भर में मामले 50,000 से ज़्यादा रोजाना जा रहे हैं। मरने वालों की भी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। यूटी जम्मू कश्मीर में भी सख्ती बढ़ती जा रही है और लखनपुर को रेड जोन घोषित कर दिया है। लखनपुर यूटी जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार में बाहर से आने वाले यात्रियों की सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से नाकाम रह रहा है। जो बाहर से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आता है, जो बाहर से पर्यटक जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए आता है, अगर उसको प्रवेश द्वार यानी पहला पड़ाव जो है उसमें ही दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या यहाँ से एक्सप्रेशन लेकर के वो जाएगा, उस पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार जो है कैसा है और वहाँ किस तरह की व्यवस्था है। आज हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनको बस में बिठा दिया गया था, उनको उनके हाथ में फॉर्म थमा दिया गया था, लेकिन वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो रही थी। इसके चलते ना तो उनका टेस्ट हो पा रहा था और वो खुद महसूस कर रहे थे कि अगर उनको इल्म होता कि इस तरह की व्यवस्था है तो शायद वो नहीं आते। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग कलकत्ता से आए हैं, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, मगर हम लोगों को पहले पता भी नहीं था ऐसे भीड़ में हमको रोका जाएगा और टेस्ट के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप करके लेबरर के साथ उसे खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसे तो नहीं होता ना। यहाँ पर कोई भी मास्क नहीं पहना है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हम लोगों को तो ऐसा अगर पता होता तो आते ही नहीं ना इस टाइम में। हम तो रिक्स लेके आए हैं वैष्णो माता के दर्शन के लिए। रोक के तो फॉर्म पकड़ा दिया है, इसके बाद कब टेस्ट होगा कोई पता नहीं, यही तो बात है। हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि कोविड टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ तो कोई सोशल डिस्टेंस भी नहीं है। सब एक साथ में सब टेस्ट हो रहा है, क्या होगा कुछ पता नहीं है। हम तो 1 घंटे से अभी फॉर्म मिला है, अभी फॉर्म फिलअप करके क्या होगा हमको तो पता नहीं है। हाँ, संक्रमण तो फैल ही सकता है, ये तो कोई सोशल डिस्टेंस कोई नहीं है और कोई ज़्यादा फैसिलिटी हम तो कलेक्ट करके यहाँ आके फॉर्म फिलअप कर रहा है। अभी क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि जो लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं या जो लोग टूरिस्ट हैं उन लोगों के लिए क्या फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए? हम सोचते हैं अलग सा फैसिलिटी करना चाहिए। क्या तो वो तो बाहर से आ रहा है, यहाँ तो सब एक साथ में है। कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई ऐसा तो बात नहीं था, पॉजिटिव केस भी है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार ये कहते हैं कि फासला ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है और साथ साथ हाथ को सैनिटाइज करना यानी हाथ को साफ करना बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा सख्ती की जा रही है। सख्ती इस बात को लेकर की जा रही है कि जो मास्क नहीं पहनता है उसके खिलाफ जुर्माना किया जा रहा है, उसको पेनल्टी डाली जा रही है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि एक आम आदमी के ऊपर पेनल्टी डाली जा रही है, एक आम आदमी का जुर्माना भी वसूला जा रहा है, उसको सख्ती भी की जा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन सियासतदानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी सियासत की आड़ में सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट कर रहे हैं? आज ही हमने देखा, पहले हम आपको बताते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग किस तरीके से कहते हैं कि रसूखदारों को छोड़ा जा रहा है और एक आम नागरिक के खिलाफ पेनल्टी डाली जा रही है। गाड़ी आप देख सकते हो, पुलिस यहाँ पर मौजूद है।
तो ये विजुअल्स देखिए, ये सरकारी एक और बड़ा कंसर्न है, एक आम आदमी को ही टारगेट किया जाता है। जिस तरह वीआईपीज़ जो हैं या वीवीआईपीज़ जो हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई चेक उनके ऊपर रहता नहीं है। ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर पॉलिटिशियंस निकलते हैं, रैलीज़ करते हैं, काफ़ी मास गैदरिंग वो लोग करते हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन हो रही होती है, मास्क किसी ने लगाया नहीं होता, क्या उनके ऊपर कोई चेक नहीं? एक आम आदमी के ऊपर ही इस किस्म का चेक रहेगा। चलिए, एक आम आदमी को तो आप चालान कर लेंगे या उससे फ़ाइन ले लेंगे, वो मास्क भी लगा लेगा, लेकिन कितना अच्छा होगा कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए वीवीआईपीज़ के ऊपर। दर्शकों, इनका कहना है कि आम नागरिकों के साथ तो सख्ती की जा रही है, लेकिन जो लोग राजनीति की आड़ में सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ सख्ती करना लाजमी नहीं है? क्या उनसे वायरस आगे नहीं फैलेगा? संक्रमण की संभावना उनसे रुक जाती है? आइए देखते हैं। जो प्रशासन द्वारा एसओपीज़ निकाली जाती हैं उसे हमें उसकी हमने पालना करनी है। छोटी सी बात है, हमें अपने घरों से बाहर निकलना है तो मास्क पहनना है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो 3 से 4 फुट का हमें फासला लगा रखना है। इतनी सी बात है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपने आज भी देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूरन उन लोगों के चालान काटने पड़े जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। 500 रुपये का चालान काटते हैं। मुझे लगता है कि अब इस चालान को 2000 रुपये तक कर देना चाहिए, ताकि लोग बातों से नहीं मानने वाले। अब इन्हें 2000 का चालान अगर किसी का कटेगा ना तो वो हमेशा मास्क पहनेगा। इसलिए मेरी आम जनता से यही गुजारिश है कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रशासन का साथ दें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ये चीज़ें करनी है। इसी से हम कोरोना से जीत हासिल कर पाएंगे। अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो हमारी भी जान खतरे में है और दूसरी की भी जान खतरे में है। सीआईएसएफ और बीएसएफ के अभ्यर्थी हड़ताल पे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर वो हड़ताल कर रहे हैं। आज काफ़ी सारे लोग, कॉरपोरेटर जो ताल्लुक़ रखते हैं कांग्रेस से और इंडिपेंडेंट, वो आज वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने मुलाकात की। हम आपको ये बताते हैं कि मुलाकात के दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियाँ उड़ाई। किसी ने मास्क नहीं वेयर किया हुआ था, इक्का दुक्का लोगों ने मास्क पहना हुआ था। लेकिन आज जब देखा गया और उनसे पूछा गया, वो जानते हैं और मानते भी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो रही है, लेकिन क्या है कि सियासत करनी है। पीछे रख ले यार। क्या यार चौधरी जी, चीज़ का परहेज़ करना चाहिए, बहुत बात है, लेकिन जो पेट का जब मसला आ जाता है फिर वो कहीं नहीं देखा जाता। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ भी ये मसले हो रहे हैं, जब प्रोटेस्ट का मसला है, जहाँ बाहर देख लीजिए, हिंदुस्तान के बाहर देख लीजिए, जहाँ जहाँ इलेक्शनों का मसला, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो कि गलत है। लोग पालन करना चाहिए, अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मास्क का करना चाहिए, हम ये चाहते हैं इसके। लेकिन जो इनकी जायज़ डिमांड है
जो इनका मसला है, इनका मसला सर पेट का मसला है। उस दुख की घड़ी में आज कांग्रेस के कारपोरेटर और इंडिपेंडेंट कारपोरेटर इकट्ठे, बिल्कुल आपकी बात से हम बिल्कुल एग्री करते हैं। मसला तो बहुत सारे हैं सर, अगर मसले लेकर जाएं, अगर कोई इसमें सियासत करना चाहे तो सियासत में करने को और बहुत से मौके हैं। देखिए, जहां महंगाई की बात है, जहां पेट्रोल डीजल की बात है, जहां कुकिंग गैस का मसला है, बहुत से ऐसे मसले हैं जो वर्निंग इशू है, जो हाईलाइट करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। गरीब लोग पिसते जा रहे हैं, हर वर्ग के लोग पिसते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पिसता जा रहा है, लेकिन मजबूरन कोई भी अगर रोडों पर, सड़कों पर अगर धरने पर आते हैं तो उनको मजबूरन बैठना पड़ता है। ये कोई खुशी से लोग नहीं बैठे हैं, ये बस अपना दर्द लेकर आज हम इन दर्द के साथ साझा करने आए हैं। देखो, मैं समझता हूँ कि मास्क डालना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, पर मैं इनको ये भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर इनकी कोई मीटिंग हो, यहाँ पे इनका कोई जलसा हो, जहाँ पे इलेक्शनें हो रही हैं, वहाँ तो कोरोना लोग आ रहे हैं, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ पे ये खुश होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रही है, कितनी दुनिया आ रही है इनके जलसों में, तो वहाँ क्यों नहीं इसका पालन हो रहा? तो मेरा कहने का मतलब है वो भी साइड बाई साइड वो चलता रहेगा। एक वो चीज़ है जो जैसे हम कोरोना है, अब उसके साथ लड़ते लड़ते लोगों ने काम भी करना है, खाना भी खाना है, अपना घर भी चलाना है, तो वो कैसे चलाएँगे? अगर ये बच्चे सर्विस नहीं करेंगे तो इनके घर कैसे चलेंगे? अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? तो इसलिए इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, जो सरकार ने कमिटमेंट की है, मैं कहता हूं कि उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, इससे पहले आपको बताते चले कि कांग्रेस भी लगातार महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी। महंगाई को लेकर के वो सोशल डिस्टेंसिंग को भी वायलेट कर रहे थे और साथ ही साथ जो SOPs हैं उनको भी फॉलो नहीं कर रहे थे, यानी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज भी शरेआम धज्जियां उड़ाई गई और ऐसा लग रहा था कि इनको कोविड की जानकारी नहीं है और ना ही इनको इल्म है कि कोविड के चलते देश भर में और यूटी जम्मू कश्मीर में कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ये तो मैं नहीं कहता, ये तो पूरा देश कह रहा है कि जिस राज्य में इलेक्शन है वहाँ तो कोरोना आता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी गवर्नमेंट कह रही है। वहाँ पे ये जो कोरोना की गाइडलाइन है वहाँ ये क्यों नहीं उसको फॉलो करते? लेकिन आपका कहने का भी सही पर्तब है कि जो बच्चे जहाँ बैठे हुए हैं इन्होंने भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि महामारी ना फैल सके, क्योंकि कोरोना अब दिन ब दिन पैर अपने पसार रहा है। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इन बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहिए, जो इनका हक है वो मिलना चाहिए, ताकि ये धरना है जो जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि भले ही सियासतदान फॉलो करें या ना करें, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और वक्त मिलते ही हाथ साफ करें। तभी हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने परिवार को, समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। अब वही बात है, जब हमारे पास खाने को साधन ही नहीं मिल रहा, मैं गवर्नमेंट आपकी माध्यम से यही बताना चाहता हूं मैं कि खाने को हम बहुत बुरी हालत है, मजबूर होकर बैठ रहे हैं। हम 750 मिलता, 225 से 4 बच्चे मेरे हैं, हम हैं तो 225 से हमें 24 घंटे काम लिया जाता है। गाइडलाइन है जो सरकार की, उसको महामारी को देखते हुए फॉलो करना चाहिए, मास्क डालना चाहिए। मास्क जी मास्क हमने डाला है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के जो भी है कैरियर हमारे पास आए ना, गाइडलाइन तो निकल रही है, हमारे पास आए, हमें समझाए, हम भी अपना दुख जार करें। मैं उस फॉलो पर जरूर अमल करूंगा, लेकिन हमें समझाए, हम करेंगे। मास्क लेना हो आज तो चलो 20, 25, 30 रुपए का मास्क डालना है। आज बच्चों हमारे यूनिफॉर्म ढूंढ रहे हैं, एडमिशन के लिए बुकें लेनी है, कहाँ से लाएंगे हम क्या करेंगे? हम तो आगे मर रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सरकार पर भी कहना चाहता हूँ, हमें ऐसे दिन ना देखने पड़े थे जैसे पहले भी सरकारें रही। आज बीजेपी वाले ऐसे इतने वो हो गया कि पूरे आज उनका गवर्नर उनका है, PM उनका है, प्रधानमंत्री उनका है, खुद माननीय प्रेसिडेंट खुद है, MP उनके हैं, लेकिन हमें ये दिन देखने पड़े, हमारी माताएं बहनें जहाँ बैठने पड़े,
लेकिन आज आप कोविड-19 बाद ये सोच रहे हैं कि ये इनको ये बताया जाए, ये उठ जाए, लेकिन घर में हमारे खानों को नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राशन दे रहे हैं हम, वो दे रहे हैं, लेकिन ये तमाम मुलाजिम बैठे, किसको मिला राशन? 225 से मेरे कोविड-19 में जो काम करते थे, हर बंगलों में जो स्प्रे मारने जाते थे, उस टाइम इनको बोलते आपको मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, काम किया। लेकिन आज नतीजा क्या मिला? हमें भूखमरी के शिकार से हम दुखी होकर बैठे हम तो चलो आपके कहने से हम इनको बोलेंगे कि सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क लगा के रखो, सैनिटाइज़र पास रखो, जान है तो जहान है। हमने अपने बच्चे भी देखने हैं, अगर कल किसी को यहाँ पे कुछ हो जाता है, एक बंदे को भी हो जाता है तो ये बात हमारे पे ही आएगी कि ये इतनी देर के बंदे बैठे हैं, इनको क्यों, कैसे कुछ हो गया। हम आपकी बात यही फॉलो करेंगे कि इनको मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र रखें और सोशल डिस्टेंस रखें। दर्शकों, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एमएस अखून से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं हाजी एमएस अखून, और इनको बड़ा तजुर्बा रहा। जब मिलिटेंसी पीक पर थी तब भी इन्होंने लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए भारत का झंडा उठाया था, और इस वक्त भी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि ये बड़े कद्दावर नेता हैं, इनसे जानना चाहे। अखून साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। जिस तरीके से यूटी में राजनीतिक डेवलपमेंट हो रही है, यूँ कहें पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी पार्टी में भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लगता है कि किस ओर ये सियासत चल रही है? विनोद जी, मैंने बहुत सियासत देखी है 67 से आज तक। बड़े बड़े लीडर आए और गए, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर को, पॉलिटिकल लीडर को ये सोचना ज़रूर पड़ेगा कि एक जमात में रहकर ही वफादारी होती है उस जमात के साथ जिसके साथ वो रहता हो। बड़े बड़े जम्मू के, कश्मीर के लीडर हमने देखे जिन्होंने पार्टियां छोड़ी, उनका आखिरी मुकाम कुछ नहीं होता है, ना वो कहीं उनका वजूद रहता है। बड़े लीडर, मैं कितनों का नाम लूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा है। मैं 67 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, उस वक्त वो जमात का नाम और था। आज तक इस जमात के साथ वफा मैंने किया और करता रहूँगा। मैंने ये भी लिख के, आप ये दावा करते हैं कि आपकी जमात बड़ी नेशनलिस्ट है, लेकिन आपकी जमात के जनक, जिनको चीफ हम कहते हैं, उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि चाइना से गुजारिश करनी पड़ेगी कि वो इंटरवेन करे। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब एक पक्का हिंदुस्तानी है, कोई उस पर उंगली उठाए, लेकिन उसके दिल में भी एक रोष है। उसने यही नहीं कहा कि हम चाइना हमारे को कोई आज़ाद करेगा, नहीं नहीं नहीं, उसने कहा चाइना ने जो मुदाखलत की, हो सकता है इससे हमारा मसला हल हो जाए। मसला है, मैं पक्का हिंदुस्तानी हूँ, मेरे रगों में हिंदुस्तान का खून भरा हुआ है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि शेख साहब ने जो 47 में हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये फ़ख्र की बात है। इस मुल्क में एक गुलदस्ता है, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक प्यार है, एक मोहब्बत है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसा कोई हिंदुस्तानी हो सकता है, लेकिन उसके दिल में जब ठोस पहुंची, ये फारूक अब्दुल्ला वही है, वाजपेयी जी की बरसी पर भारत माता की जय, यही फारूक अब्दुल्ला जिसने अपनी पार्टी को कमज़ोर किया ये नारा देने से। यानी भारत माता की जय बोलने से कश्मीर में पार्टी कमज़ोर होती है? बिल्कुल होती है। कश्मीर में एक वो तबका है जो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। फारूक साहब मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, टीका लगाते हैं, भजन गाते हैं। ये कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते, लेकिन फारूक साहब इन चीज़ों का परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैं सेकुलर आदमी हूँ भाई, क्या मैं मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर सरदार बनूंगा? क्या मैं मंदिर में जाकर हिंदू बनूंगा? इन चीज़ों को दिल से निकालिए। फिर उसी फारूक अब्दुल्ला को 15 महीने घर में सब जेल बना के तो घर में बिठाया। हम लोगों को 5 अगस्त सुबह उठाया 6:30 बजे, सब जेल में पहुंचाया। उस वक्त मुझे दुख लगा। मैं अपने आप को, अपनी फैमिली मेरी कहती है कि हम हिंदुस्तानी है, तो
तो मुझे भी आज जेल में इन्होंने उठाया, मैंने कौन सा गुनाह किया? लिहाजा इस सरकार को चाहे 370 पंथी से, ये हमारी जमात कहते हैं, ये कोर्ट में मसला है, ये कोर्ट में मसला क्या करेगी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम उसके साथ हैं। लेकिन रियासत का कौन साहब ये आरोप भी लगते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस जब पावर में होती है तो उससे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं होता, जैसे पावर हाथ से निकलती है तो पाकिस्तान के गुणगान शुरू हो जाते हैं। नहीं, ये इस बात से मुझे इत्तेफाक नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लोग रहते हैं, हो सकता है एक आधा होता है, हर एक का मिजाज नहीं है एक जैसा होता है, हो सकता है एक आधा आदमी को ऐसा हो, लेकिन जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक़ है हम सेकुलर है, हिंदुस्तानी है, लेकिन कुछ हुकूक जो हमारे से पामाल किए गए हम वो मांगते हैं। हम कहते हैं रहना है हिंदुस्तान में, जीना हिंदुस्तान में, मरना है हिंदुस्तान में। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे? कहाँ पर हम लिख के देंगे, माथे से लिखेंगे कि हम हिंदुस्तानी है? लिहाजा मेरी गुजारिश है, आजकल जो ये नए नए कवानीन निकालते हैं जिससे लोगों के दिलों को ठोस पहुंचता है, कल का ही एक आर्डर देखिए, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर जो दिल्ली की गाड़ी है उसको जब्त करो, वो नई रजिस्ट्रेशन यहाँ करवाए। क्यों? दिल्ली हमारी नहीं है क्या? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं ये गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप वजाहत करिए या तो इस आर्डर को वापस करिए। एक गाड़ी मैं ख़रीदता हूँ, मेरे नाम पर ऑनरशिप है, मेरे नाम पर गाड़ी है, क्या मैंने गुनाह किया दिल्ली से लाए? मैं 4 महीने जम्मू दिल्ली रहता हूँ, 6 महीने कश्मीर रहता हूँ, तो कल मुझे दिल्ली जाना तो फिर दिल्ली वाले कल कहेंगे आप यहाँ की रजिस्ट्रेशन कराओ, यहाँ का नंबर चढ़ाओ। ये लोग इससे दूर होते हैं। गलती की, कारोबार ख़त्म, कोई तरक्याती काम मुझे बताए नहीं। शेख साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा हरि सिंह को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। जब उनकी जरूरत पड़ती है, 370 की बात आती है तो ये कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट कानून महाराजा ने बनाया था। बात में कभी मानने के लिए नहीं तैयार। उस वक्त शेर कश्मीर के सामने पाकिस्तान था, एक मुस्लिम ममालिक था जिसके साथ हम जा सकते थे। शेख साहब ने उस पाकिस्तान को ठुकराया, हिंदुस्तान के साथ इलाक महाराजा हरी सिंह ने किया तो शेख साहब ने उस पर मोहर लगाई। ये वही शेख साहब जिसने 75 में दोबारा आकर, जम्मू वाले कहें यहाँ कुछ नहीं, 70 साल इन्होंने लूटा। ये तवी ब्रिज किसने बनाया? आपको याद होगा, आप काफ़ी छोटे हो भाई, स्प्रिंग ब्रिज था। जब गाड़ी को उधर से आना होता था एक साइड से रोकते थे गाड़ी को, टांगे ज़्यादा होते थे। ये मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? तरक्याती काम शेख साहब। अब बदकिस्मती है, मुझे उस वक्त दुख होता है, मैं भी 2-3 बार विधायक रहा हूँ, जब ये बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कांग्रेस और एनसी ने 70 साल जो हिंदुस्तान से लाया वो गार दिया सीधा। मुझे, मेरे पास ये पावर्स नहीं है कि मैं अपने CDF से 1000 रुपये गार ले सकता हूँ। मैं तो आइडेंटिफाई करता हूँ काम को। इंजीनियर की काम है उसको एस्टिमेट बनाना, DC की काम है उनको पैसे छोड़ना। मेरा तो कोई रोल ही नहीं इसमें नहीं बनता। लूटा लूटा लूटा, इन्होंने भी PDP के साथ हुकूमत की, फिर इन्होंने भी लूटा। इस चीज़ को वो चीज़ कहना, हाँ ये कहो कि ये काम करके कम किया, इन्होंने काम तो नहीं किया। कल तक तो ये कह रहे थे BJP PDP एक, यही मुल्क के मजबूत। आज महबूबा मुफ्ती कहते हो कि आपको कौम के लिए खतरा हो, सिक्योरिटी लिए खतरा हो। लेकिन हुकूम साहब, क्या अपनी पार्टी जिस तरीके से मजबूत हो रही है, PC जिस तरीके से मजबूत हो रही है, उससे आपको लगता है कि NC कमज़ोर होगी? विनोद जी, आपको काफ़ी तजुर्बा है। मैं हर रोज़ आपका किसी पॉलिटिकल लीडर से आपकी बात जब होती है तो कैसे आप एक वकील की तरह वो तीर मारते हो, निशाने पर जाते हो। आपको साबित हुआ, अभी अपनी पार्टी बनी थी, DDC इलेक्शन हुए तो क्या जो आप लोग कहते थे 26 सीटें जम्मू से, क्या मिला इनको? फलानी जगह से इतनी सीटें, क्या मिला? जम्मू कश्मीर में एक जमात है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक तहरीक है, जिसका एक रोल है। कश्मीरी कितनी भी इस जमात के ख़िलाफ़ जाए, लेकिन आखिर वो पहुँचते उसी जगह कि यहाँ हमें जगाया किसने, हमारी ज़मीन किसने दी, हमें सूद खारों से किसने बचाया, हमें वरदारों से किसने बचाया, हमें मुसीबत से निकालने वाला कौन था। मैं कभी इस वक्त भी अगर जम्मू में कठुआ जाऊँ, सांबा जाऊँ, हीरानगर जाऊँ, तो वहाँ के बुज़ुर्गों से बात करता, मैं चाचू क्या हाल है, कहते हैं ये सारी शेख की देन है, ये सारी शेख की देन है। लिहाजा उस शेख कश्मीर के लोग आपसे ये भी सवाल पूछते होंगे कि आपने भी उस जमात से हाथ मिलाया था जिस जमात ने आपका विशेष अधिकार 370 छीना है, उसके साथ आपने सेंटर में हुकूमत बनाई थी, आपका मिनिस्टर बीजेपी के साथ। जी देखिए, वो मरकज़ी लेवल पर बात थी, उमर अब्दुल्ला मरकज़ में था, वो मरहूम वाजपेयी साहब कहते काश ये उमर अब्दुल्ला मेरा बेटा होता, इतनी काबिलियत है उसमें। मैं 10 बार उसको दिल्ली मिलने गया, सिर्फ वो अपने काम से मसरूफ, ना वो नाच नगुम में जाता था, ना वो डिनर पर जाता, वो न लंच पर जा, अपने काम से मसरूफ। और यहाँ भी उसने साफ़ सुथरी हुकूमत चलाई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के मिजाज और है। फ़ारूक अब्दुल्ला अभी जाएगा रघुनाथ बाज़ार, 2000 लोग इकट्ठे, फ़ारूक साहब नमस्कार नमस्कार। यार खुदा भगवान करे ऐसा लीडर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन वो वोट की बारी आती तो उस दिन देखते कमल का फूल कहाँ है, दे ठपा उसी पर। लिहाजा विनोद जी मेरी गुजारिश है, हमें बहुत तजुर्बा है, अगरचे हम पढ़े लिखे कम है, लेकिन सियासी तजुर्बा मेरे पास ये उधर से लाने, ये सारे दिल्ली वाले करवाते हैं। पहले उन्होंने बुखारी, अल्ताफ़ बुखारी को बुलाया, आप PDP से क्रीम खींचो, आप अबूरी चीफ मिनिस्टर, वो मंत्री, उससे काम ले ली, वो काम की, उसके पीछे लात मारी, फेंका बाहर। आप लाया सजाद गनी लोन साहब, जो मेरे सामने हज़ार गालियां देता था वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सरकार को। आज वो कहता है मरकज़ के साथ टकराव नहीं करना चाहिए। आने जा रहे हैं, स्टेट का दर्जा मिलेगा और इलेक्शन होंगे, क्या तब आपका ये मुद्दा नहीं रहेगा? अब तो आप कह रहे हैं कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, क्या आपका ये इलेक्शन मुद्दा नहीं रहेगा? आप भरगलाने की कोशिश नहीं करेंगे? पॉलिटिकल पार्टियों के पास हमेशा मुद्दे होते, अपनी साख्त को बरकरार रखने के लिए, वो चीज़ें मिले या ना मिले। मोदी जी नहीं कह रहे थे स्वच्छ अभियान, उससे झाड़ू नहीं उठाया, फिर कहाँ रहा वो झाड़ू। आप अपने कैमरा वाले को मेरे इलाके में भेज दीजिए, मैं दिखाऊंगा स्वच्छ अभियान कहाँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू कहाँ, सफाई वाले कहाँ, मैं भी झाड़ू उठाऊंगा अगर वो वहाँ आएंगे। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस माहौल माकूल है, चुनाव करवाए जा सकते हैं? क्यों नहीं करवा सकते, हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। पहले ये रियासत का दर्जा दे, उससे पहले अगर इलेक्शन होते तो नहीं करें। नहीं, आप मुझे बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है कि अगर जब तक रियासत नहीं बनती तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? DDC का इलेक्शन लड़े आप? हम जम्मू कश्मीर की जो पहचान इन्होंने ख़त्म की, आपकी भी पहचान तब थी जब यहाँ रियासत थी, वो पहचान ख़त्म हो गई। जब तक उस पहचान को वापस नहीं देंगे, ये रियासत का दर्जा बहाल नहीं करेंगे, तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इतने हम कुर्सी के भूखे नहीं है। अभी आपने कहा ना कि विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, 370 नहीं हटेगा तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, वो बात नहीं, मैंने वो बात नहीं कही। मैं ये कह रहा हूँ कि रियासत का दर्जा वापस दे, फिर पॉलिटिकल पार्टियाँ मैदान में आएंगी। कौन कितने पानी में होगा वक्त साबित करेंगे और लोग बताएंगे कौन कितने पानी में है। ये मैं कहूँगा, मैं जी वज़ीर आला काल बनूँगा, कहने से नहीं बनता है कोई। कौन सा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।